बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम CTHN में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ हम खबरों से करेंगे और 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे और आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। हमारे साथ खबरें डिस्कस करने के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स आमिर रज़ा खान साहब और अली साई साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहली खबर की तरफ आते हैं। टीचिंग अस्पतालों में रवां साल अद्वियात के लिए 55 अरब मुख्तस किए गए थे, लेकिन 76 अरब रुपए अद्वियात खरीदारी पर खर्च हुए। आइंदा माली साल के लिए भी 55 अरब ही रखे गए हैं। तो मुफ्त फराहमी जो है अब इस सूरत हाल के बाद चैलेंज है। कितना बड़ा? आमिर रज़ा खान साहब। कोई चैलेंज नहीं है। जान की अमान आपसे, साई साहब से और जाहिद चौधरी से पाऊँ तो वहाँ से ज़्यादा पालें तो बेहतर। हाँ, दोनों तीनों तरफ से जी हमें तो तीन तरफा लड़ाई लड़नी पड़ती है। ओ माफ़ी दे दें हाजी साहब। ये तो आप इस खबर के अंदर इतनी खुशाइन बात है कि पिछले साल भी बजट में 55 अरब रुपए रखे गए थे। गवर्नमेंट ने 76 अरब रुपए खर्च किए। इस साल भी 55 अरब रखे हैं। जितनी जहाँ ज़रूरत होगी उसका बजट बढ़ा दिया जाएगा। इसमें सारे हॉस्पिटल्स की लिस्ट है, मसलन PIC है, सर्विसेज है, जितने टीचिंग हॉस्पिटल हैं। मुझे समझ नहीं आई मैं समझाता हूँ। लेट्स से एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है नवाज शरीफ जक्की गेट हॉस्पिटल। उसके लिए उन्होंने अद्वियात के लिए रखा है बजट 10 करोड़ 56 लाख रुपए। अब इस हॉस्पिटल में अगर अद्वियात ख़त्म होती हैं तो सरप्लस जितना भी बजट इसको चाहिए होगा वो उस वक्त जारी कर दिया जाएगा। उसमें कोई रुकावट नहीं आई, क्योंकि पिछले साल भी गवर्नमेंट ने अप्रिशिएटेड कि उन्होंने कोई रुकावट नहीं आने दी अद्वियात के मामले में। और आपकी खबर के अंदर, इस खबर के अंदर ये चीज़ शामिल है कि 55 अरब का बजट था, 76 अरब खर्च हुए। इस दफ़ा भी उन्होंने वही बजट रखा है, लेकिन टाइम टू टाइम जिस हॉस्पिटल को जितनी ज़रूरत, अगर उसका बजट ख़त्म होता है तो उसको फराहम कर दिया जाएगा, जैसी पिछले साल की प्रैक्टिस है। तो मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी है, बजाय आपको उसका बजट जिसका उसकी ज़रूरत भी नहीं है तो बाद में वापस आ जाए, बाद में वापस आ जाए और वो क्लैप्स कर जाए और जिस हॉस्पिटल को ज़रूरत है वो बैठा रहे। आप यहाँ तो मेरी बात मुकम्मल होने दें, क्योंकि मैंने ये जाहिद चौधरी से 1.5 घंटा सुननी है बातें। अच्छा, उससे पहले आप मेरी 5 मिनट ही सुन ले सिर्फ, ठीक, इस प्रोग्राम के बाद। नहीं, अब तो आप इतनी नहीं सुन सकते। अब आप जाहिद चौधरी साहब ना आप नहीं सुनेंगे नहीं आप, क्योंकि वो आपको इल्म ही नहीं ना उनकी नहीं, और आप अगर नहीं जाहिद चौधरी के कान है नहीं, इनके इल्म बेहतर करने के लिए इनको भी आप अच्छा चलो छोड़ दे, इल्म बेहतर है या नहीं बेहतर है। साहिब साहब, मैं तो आपको लॉजिक पेश कर रहा हूँ कि पिछले साल गवर्नमेंट ने एग्जाम्पल सेट कर दी कि भाई हमने 55 अरब का बजट रखा था, 76 अरब रुपये खर्च किया। इस दफ़ा 55 अरब का बजट रखा है, अगर ज़रूरत हुई तो 80 अरब रुपया मजीद मिल जाएगा। इसमें से कोई वो अब हाँ वाली या उसको चैलेंज बन गई या कुछ नहीं है। जिस हॉस्पिटल को जितनी ज़रूरत होगी अद्वियात के लिए उसको जारी हो जाएंगे, नहीं होंगे। मैं खबर को गलत नहीं, मैं तो आपकी खबर के अंदर से खबर दे रहा हूँ। नहीं, इस खबर के अंदर लिखा हुआ है भाई। मैं तो इसमें कर लें, फिर एक दो सवाल करने हैं। जी आप करें सवाल। मुझे ये बता दें, हमेशा दावे ये किए जाते हैं तालीम और सेहत जो है प्रायोरिटी है। नो डाउट हम अप्रिशिएट करते हैं कि जहाँ ज़रूरत पड़ती है सही सा पैसे दे देते हैं, तो पहले से क्यों नहीं ज़्यादा रख देते सेहत? जी पहले ज़्यादा इसलिए नहीं रखते, मैंने आपको बताया कोई ले जाएगा। पूरे पंजाब के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको एक बजट जारी हो जाता है अद्वियात के लिए। अगर किसी के सरप्लस पड़ा होगा बजट तो उसके पास पड़ा रहेगा, लेकिन अगर किसी को उस वक्त ज़रूरत हुई, मिसाल ये मैं आपको सिर्फ फिर बता देता हूँ, नवाज शरीफ जक्की गेट हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर 10 करोड़ 50 लाख रुपए अद्वियात के लिए रख दिया। PIC में रख दिया 12 करोड़ कुछ। अब PIC ने अपना 10 करोड़ तो खर्च कर लिया, 2 करोड़ उसके बाद सरप्लस पड़ा रहा जो अगले बजट तक पड़ा रहेगा। उसको अगर जक्की गेट हॉस्पिटल को अगर ज़रूरत पड़ी तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो जो सरप्लस पड़ा होगा वो उसने अपने बजट में वापस करना है। अच्छा, ये इस लंबी रेड टेप को ख़त्म करने के लिए मेरा ख्याल है कि ये बेहतर फैसला है कि पिछले साल गवर्नमेंट ने ये टेस्ट लगाया कि जिसको जहां जितनी जरूरत है उसको उतना करना जाए। बाकी आप जाहिद साहब की खबर को आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो लिखा चैलेंज बन गई, अब वो जाने और आप जाने। साई साहब, बिल्कुल ये आमिर भाई की बात से मैं इत्तेफाक करूंगा। आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। होता ये है कि बजट आपको एक दफ़ा जो है वो एलोकेट कर दिया जाता है और उसमें फिर आप पूरा यूटिलाइज नहीं करते तो एंड पे आके आपको सरेंडर करने पड़ते हैं। कोलैप्स हो जाता है। जब आपका बजट कोलैप्स होता है तो वो आपके लिए फिर शर्मिंदगी का बायस बनता है। फिर अगले माली साल में फिनांस डिपार्टमेंट
उसके मुताबिक बजट आपको जारी कट करता हो है। जाता है, हाँ जी। उसकी वजह ये होती है कि वो कहते हैं कि आपको इतने पैसे दिए थे, आपने वो इस्तेमाल ही नहीं किए, आपका खर्चा कम है और आप बजट ज़्यादा मांग रहे हैं, तो ये गलत बात है। ये पिछले जो मौजूदा चल रहा है बजट, इसमें अगर पुलिस के हवाले से मैं बात करूं तो पुलिस ने 187 अरब का बजट जो था अप्रूव हुआ था, लेकिन जो इस्तेमाल किया वो 233 अरब का बजट इस्तेमाल किया, यानी तकरीबन 40-45 अरब रुपए ज़्यादा मिले। वो सीएम की जो ब्लॉक एलोकेशन है उसमें रखे गए हैं फंड, जैसे जैसे कोई डिमांड करता है उसको इशू कर देते हैं। इसी तरह ये जो हेल्थ का बजट है, इसमें भी ये एक अच्छी चीज़ है कि जो बेसिक्स हैं, यानी आपके जो बुनियादी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसके लिए आपको उन्होंने फ़ंड्स दे दिए हैं। फ़र्ज़ करें 5-6 माह ये चलता है, 8 माह चलता है, उसके बाद जितने फ़ंड्स की ज़रूरत होगी आप डिमांड भिजवाएंगे, आपको फ़ंड्स इशू हो जाएंगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट जितने भी हैं वो चलते रहेंगे और आपको अद्वियात मिलती रहेंगी। इसमें मसला ये नहीं है कि कितने मुख्तस कर दिए या अद्वियात की कमी हो जाएगी या नहीं मिलेगी। कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि हेल्थ सेक्टर पे और एजुकेशन सेक्टर पे किसी भी जगह पे सबसे बड़ी चीज़ें ये है। ये तो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। नहीं ये पता चला है ना, इस माली साल में पता चल रहा है ना। इस माली साल में मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस का 187 अरब था, वो 233 अरब इस्तेमाल किया है। अगले माली साल के लिए 200 अरब उनको मिला है। तो मुझे पता है, मैंने भी उनको ये खबर दी थी कि कट लग गया 33 अरब का। तो उनकी मुझे डीआई साहब कॉल आई, उसने कहा कि भाई ये कट नहीं लगा, अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी ये बनाई है कि आपकी जो तमाम नीड्स हैं उसके मुताबिक दे देते हैं, जो आपको एक्स्ट्रा फंड्स की ज़रूरत होती है आप लिख के देते हैं गवर्नमेंट को, वो आपको फ्राहम करते जाते हैं। तो कह रहे हैं हमारा मतवक्के तौर पर इस साल 260 अरब खर्च होगा, तो 60 अरब फिर जाहिद साहब समझा देंगे कि उन्होंने किस तरह से बड़ा चैलेंज किया। सरकारी अस्पतालों से डॉक्टर्स क्लिनिक कल के प्रोग्राम में जाहिद साहब को बुला रही हैं? वो सर मैं नहीं बुला सकती, जैसे हमारे सीनियर प्रोड्यूसर कहेंगे आ सकते हैं, मेरा इख्तियार नहीं है। सरकारी अस्पतालों में टेलीफोन लाइन पर हम उन्हें ले सकते हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स पर तैनात, बट सारा प्रोग्राम चला जाएगा जी। डायग्नोस्टिक सेंटर समनाबाद, सोडीवाल अस्पताल, दाता दरबार अस्पताल, THQ बिलालगंज में तैनाती से डॉक्टर्स की कमी का सामना है, यानी कि इन्होंने अस्पतालों से डॉक्टर क्लिनिक ऑन व्हील पर, बट वहाँ पर तो किसी ने जाना ही था ना आमिर भाई। ये जाना तो था, लेकिन अगर वाकई हॉस्पिटल में कमी हुई है, देखें मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान अब उन ममालिक में शामिल है जो इनकी सालाना पैदावार गंदम की कम है, डॉक्टर्स की ज़्यादा है और बच्चों की। बट आप ये देखें बच्चों की अस्पतालों में थोड़ा रश भी तो कम होगा ना। नहीं, समझने वाली बात है सिर्फ आपके यहाँ बेशुमार डॉक्टर बेरोजगार हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें किसी जगह लगवा दें। ऐसे ही है, लगा दें भाई उनको क्लिनिक और और इसमें बुनियादी चीजें होनी है, बहुत आपको माहिर डॉक्टर की भी, सीनियर डॉक्टर की भी। चलते बेलने में बाजू देने की क्या ज़रूरत है? आपका जो सिस्टम चल रहा है उसको उसी तरह से चलते जाएं। उसको डॉक्टर्स हैं, आपको नए डॉक्टर्स चाहिए आप वो दे दें। यहाँ से आपको क्या करना चाहिए था, सुपरवाइजरी सीनियर डॉक्टर रखने चाहिए थे जो कि सुपरवाइज करते। अब मुझे इस खबर के अंदर ये समझ नहीं आई थी कि ये जो डॉक्टर्स सरकारी हॉस्पिटल से उठाए गए हैं उनकी जो वेकेंट सीट्स होंगी उनको कैसे फिल किया जाएगा। अच्छा, अगर उनको वेकेंट सीट्स को फिल ही करना था तो क्लिनिक ऑन व्हील्स पे, ताकि डॉक्टर शौक से, ये सरकारी जॉब ही है ना जी बिल्कुल, गैर सरकारी तो है नहीं। तो वो जो डॉक्टर जो बेरोजगार हैं वो उसको कहते हैं कि सहरा में भटकते को तो कतरा ही समंदर होता है। तो उसके लिए तो यही बड़ा रोजगार था कि उसको क्लिनिक ऑन व्हील पे वैगन पे बैठाता तुप्पे खलोता जो है अड्डे पे। तो भाई साहब इसमें क्या मसला है, सरकारी ड्यूटी है, किसी जगह पे भी की जा सकती है। एक बात सुनिए, अब आप इतराज करते तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कहा कि अगर सीट वेकेंट होती है, खाली होती है, तो उस पर आप भर्ती करें। नहीं, एक चीज देखें, एक चीज सॉरी एक सेकंड, आपके पास इनफ डॉक्टर हैं? नहीं मैं इंतजार बेचारे आपके बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो आपको पता है सिर्फ एहतजाज के लिए बैठे होते हैं। तो उनको अगर काम पे लगा दिया तो उसमें क्या मसला है? क्लिनिक ऑन वो इस पे भी एहतजाज करने आएंगे। नहीं वो करें, लेकिन गवर्नमेंट के नहीं, अब तो वो व्हील्स पे आएंगे। क्लिनिक ऑन व्हील्स पे काम करना चाहिए। इसमें देखें आपने जब किसी भी जगह पे नौकरी कर ली तो जिन इलाकों का जिक्र किया, अगर यहाँ क्लिनिक ऑन व्हील आपको अवेलेबल है अपने घरों की दहलीज पर, तो नो डाउट ये अच्छी चीज है। आपका रश कम होगा, लोग आसानी से ब्लड प्रेशर, शुगर, रूटीन का जिनको नज़ला जुकाम बुखार है, ये अद्वियात भी ले सकेंगे। फिर मेरे ख्याल से इस पे हिफाजती टीकों का प्रोग्राम भी है, बच्चों को जो हिफाजती टीके लगाते हैं, आई थिंक अल्ट्रासाउंड वगैरह की भी, हाँ जी, ये सहूलियात हैं। तो नो डाउट जी ये अच्छा इकदाम है, बट अगेन इसके लिए अगर आप डॉक्टर्स
मजीद भर्ती कर लें, में भी मसला ना हो। ऐसा नहीं ना कि आप एक तरफ मसला हल करने जा रहे हैं तो दूसरी तरफ मसाइल जो है ज़्यादा होते जाएं। हम आपको ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। अली साई साहब की खबर है और ख़बर यह है कि 400 गुड ट्रांसपोर्ट अड्डे ट्रैफिक की रवानी में रुकावट है। इन्हें शहर से बाहर मुंतकिल करने की तजवीज़ किसने पेश की है अली साई साहब, और क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई? पिछले काफ़ी दिनों से गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले मीटिंग्स कर रहे थे, कभी एक्साइज डिपार्टमेंट से, कभी ट्रैफिक हुकाम से और एडिशनल आईजी ट्रैफिक से भी मिले। चूँकि पूरे पंजाब में इनके मसाइल होते हैं, CTO लाहौर से भी मिले, तो ये इस बात पे एग्रीड हैं कि इनके जो अड्डे हैं वो किसी इस जगह पे मुंतकिल कर दिए कि जाएँ जहाँ पे मुश्किलात ना उनको हों। चूँकि शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में आपके जो गुंजान आबाद एरियाज़ हैं या तजारती मराकज़ हैं, वहाँ पे ये ज़्यादातर गुड्स ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं। तो कहते हैं जब हम भी वहाँ पे से निकलते हैं तो हमें टाइम लगता है, ट्रैफिक का मसला होता है, ज़ाहिर है सारा दिन लोगों का सामान आ जा रहा होता है, फिर लोग लेने जाते हैं सामान, तो वहाँ पे पार्किंग का भी इश्यूज़ होते हैं। तो इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए CTO लाहौर की जानब से एक ख़त लिखा गया है कमिश्नर लाहौर को कि ये जो गुड ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं 400 के करीब, इनको शहर के मज़ाफ़ात में कोई अच्छी जगह, लोकेशन ऐसी जहाँ पे लोगों की भी रसाई हो, ठीक है, तो वो जगह दी जाए ताकि ये अपना कारोबार बेहतर तरीके से चला सकें। बेसिकली आपको पता है कि जितने भी बड़ी गाड़ियाँ वो तो आती हैं रात 11 बजे के बाद। जब वो बाद में आती हैं तो तकरीबन मैं रात को भी ये ठोकर वाली साइड से आया हूँ तो 10:30 बजे ट्रकों की लाइन लगना शुरू हो जाती है और लंबी लाइनें, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर की लाइन थी जिसको मैं 15-20 मिनट में गुजरा। तो दिन के औकात में जब मिनी मज़दा या वो ट्रक छोटे चल रहे होते हैं तो वो भी ट्रैफिक में एक मसला होते हैं, और उसमें जब इतने बड़े पैमाने पर आपके गुड्स ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं, 400 की उन्होंने खुद निशानदेही की है, ठीक है, तो अगर ये शहर के बाहर जाएंगे तो अल्टीमेटली ट्रैफिक में बेहतरी आएगी। ज़ाहिर है मैं रात को ही आपको बताऊँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मेरे साथ एक मिनी मज़दा था, मैं 60 की स्पीड पे था, केनाल पे, वो कम अज़ कम 80 की स्पीड पे जा रहा था। अच्छा, बाकी दिन की ट्रैफिक के लिए कोई तजवीज़ नहीं है? तो बाकी दिन भी सारा दिन ट्रैफिक जैम ही रहती है मुख्तलिफ इलाकों में, अगर आप देखें ट्रैफिक स्पेसिफिक टाइम के लिए तो आप कर देंगे, रात के टाइम नहीं, वो मैं ओवरऑल ये बात कर रहा हूँ, ये जो आपकी हैवी ट्रैफिक है वो रात 11 बजे के बाद एंटर होती है, 11 बजे के 2-4 मिनट पे एंटर हो सकती है, 11 बजे तक एंटर नहीं हो सकते आपके बड़े ट्रक्स। जी बिल्कुल। लेकिन ये वाले जो हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट के मिनी मज़दा, ये तो सारा दिन शहर के अंदर होते हैं और बहुत सारे हादसात भी रिपोर्ट होते हैं। चाहे आप पिछले दिनों में देखें वो जो LWMC के ट्रक ने, जी बिल्कुल, बट आमिर भाई आपको ये हल लगता है? हल तो है। मैं इलेक्शन कवर कर रहा था, अंदरून शहर मेरी ड्यूटी थी, रहने वाला मैं अंदरून शहर का हूँ। तो एक शख्स मेरे सामने बैठ के, नासिर मसूद मेरे साथ था कैमरे में, रो रहा था कि उसकी वालदा को हार्ट अटैक हुआ, तो इन ट्रालों वालों ने इतनी जगह नहीं थी कि कोई एम्बुलेंस अंदर आ सके। ये हकीकत है। किस जगह की? और ये अकबरी मंडी जी। अच्छा। और अकबरी मंडी के बाहर जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के हैं, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी। सुबह का वक्त आपको सुबह उठना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है CTO सब उठते भी होंगे सुबह के वक्त, लगते मुझे नमाजी से बंदे हैं, और जिस तरह की सख्त मजाज बेगम है वो सारे नमाजी हो जाते हैं। मजाक कर रहा हूँ, ये ना पकड़वाई दे। नहीं। अच्छा, वो जो हैं उन अड्डों पे ऑफलोड किया जाता है। सही कह रहे साई साहब, 11 से पहले ही लाइनें लगती हैं, फिर 10-11 बजे जब अंदर एंटर होते हैं तो सिर्फ इसमें मज़दे नहीं होते हैं, इसमें जो मल्टी टायर व्हीकल्स होती हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनके टायर्स होते हैं, वो बड़े वाले ट्रालर जो होते हैं वो आते हैं। करते क्या हैं, ये सर्कुलर रोड के ऊपर साथ सर्कुलर रोड के चलते चलते ऑफ लोड करते हैं सामान को, और वो सामान सुबह तक इन्होंने करके फिर निकलना होता है, क्योंकि इन्होंने बाहर जाना होता है। तो एक बड़ी दुनिया आबाद होती है उस वक्त। आप रात को 11 बजे से लेके सुबह अजान तक एक ऐसी दुनिया आबाद होती है जिसका आप शायद, अगर ये यूट्यूबर्स मेरा सुन रहे हैं बात, तो ज़रूर जाएं, दिखाएं। होटल बने होते हैं, ढाबे लगे होते हैं, आरजी तंदूर लगे होते हैं, मजदूर खाने खा रहे होते हैं, सामान ऑफलोड कर रहे होते हैं। करते क्या हैं, नमाज से पहले सारा सामान सड़कों पे बिखेर के ये ट्राले निकल जाते हैं, फिर वो सारा दिन आए, फिर वो छोटे ट्राले आ जाते हैं। लेकिन दुनिया भर में क्या होता है, ये ट्रालों वाला जो मामला है, ये ट्रकों वाला मामला है, ये होता है शहर से बाहर। वहाँ से आपको सामान लाने के लिए छोटी पिकअप्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं।
ताकि ट्रैफिक की रवानी, ये सारा दिन जो रवानी आप कह रही थी ना खराब हो रही होती है, उसका जिम्मेदार कौन? ये जिम्मेदार होती है, क्योंकि ये शालमी होए, अकबरी होए, दिल्ली होए, बदामी बाग होए, मुल्तान रोड करते क्या है, ये सारा सामान ऑफलोड कराते हैं रोड के ऊपर और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा दिन उठाते, तो ट्रैफिक तो रवानी कहाँ रहेगी? ऐसे ही है। अगर ये बाहर वेयर हाउसेज हों, जैसे साई साहब भी माशाल्लाह मुझसे बाहर गए हैं, हमने भी देखे हैं वेयर हाउसेज, बिल्कुल वहाँ पर सामान ऑफलोड होता है, ट्रक आते हैं, ट्राले आते हैं, एनवायरनमेंट महफूज रहती है आपके शहर की, और वहाँ से सामान छोटी गाड़ियों में दुकानों तक पहुँचा दिया जाता है और वो सेल होता है। अगर पूरी दुनिया में ये सिस्टम है, रात 11 बजे के बाद, ये पहले शहबाज शरीफ के दौर में, पिछले दौर में इसका टाइम मुकर्रर किया, उससे पहले तो टाइम ही नहीं होता था। ऐसे आज ये अड्डे वाले जितने हैं ये बदमाश हैं, माफियाज हैं सब जगह पे, सारे माफियाज हैं। और आप मुस्कुरा रही है मेरी बात पे, आपको नजर नहीं उनका है ना गुड्स ट्रांसपोर्ट, आपने ऐसे किया? आपको नहीं, ये अड्डे वाले मैंने तो ऐसे किया भाई, मैं स्क्रीन पे लोगों से बात कर रहा हूं, आपने मेरी तरफ, मैं उनको बदमाश सेंस में नहीं कह रहा हूँ, बदमाश सेंस में कह रहा हूँ कि जो टाइम की वो वायलेशन होती है, वहाँ पे जो सामान रखा जाता है उनको रोकने वाला कोई नहीं है, ऐसे ही कोई पुलिस कोई सरकार नहीं है ना। तो वैसे चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है, वो बात हम वैसे ही कर रहे हैं। मैं हैरान हो रही हूँ, ऐसे क्यों कह रहे हैं? अंदरून शहर में रहने वालों के लिए इन्होंने जिंदगी जीरन कर रखी है, इतना धुआं और डीजल जल रहा होता है। नहीं, आप एक चीज देखें, आप रात को जाके देखें, आप एक काम करें, आपका तो एरिया भी है पुराना, रात 11 बजे के बाद आपने बदामी बाग लारियडा से आना है सर, हम तो बचपन से ये चीजें वो देखना है, और अकबरी से गुजरते हुए शाल भी जाना है। देखें कि किस तरह वहाँ पे पोल्यूशन बनती है, कि जो जिस तरह ये ट्रक, ये कंटेनर्स, ये सारा कुछ खड़े करके वहाँ से ऑफलोड कर रहे होते हैं, तो गाड़ियाँ वहाँ पे 10-10, 15-15 मिनट, आधा घंटा वहाँ लोग फंसे रहते हैं। सर्कुलर रोड पे चले जाएं, दाता साहब के गिरदोनवा में जितना एरियाज हैं वहाँ पे ट्रक आई डू एप्रिशिएट, मतलब ये एप्रिशिएट करने वाली बात है। आप इसको अगर कर सकते हैं, मुमकिन बना सकते हैं, ट्रैफिक की रवानी तो बेहतर होगी, लेकिन इसके साथ साथ बहुत अभी जो हमें रिसेंटली बारहा हम मौसम चेंज होगा, अभी हमने ये मानसून से निकलना है, थोड़ा सा मौसम चेंज होगा तो आप स्मॉग की तरफ ये आप बर्दाश्त कर लें, ज़ाहिर है आपने घर जाके ये जवाब देना है कि नहीं। साई साहब, जो आपकी बेहतरी के लिए चीजें हैं, ऑब्वियसली ऑल्टरनेट जब बैठ के मीटिंग की गई है, ऑल्टरनेट कहा गया, अच्छा ऑल्टरनेट मिल जाएगा तो फिर क्या इशू हो सकता है, आपका बिजनेस अच्छे। मैं सीटीओ को अप्रिशिएट करता हूँ जी, मैं इस बात पे, इस सजेशन पे, क्योंकि ये हमारा पुराना मुतालबा है। इसके बाद भी शहर की ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती जा रही है ना, ट्रैफिक हर साल बढ़ती है। अच्छा, एक सीटीओ साहब से भी रिक्वेस्ट भी करनी है, अगर वो प्रोग्राम पता नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं, अच्छा देखते हैं तो रिक्वेस्ट के लिए यहाँ बुला लेंगे हम, कि वो जो आपने फकीर भगाए थे वो वापस आ गए। नहीं, वो सारे के सारे वापस हैं, सारे के सारे, फिर वो आपकी खिड़कियां खड़का रहे हैं और आपको तंग कर रहे हैं, और आपकी ट्रैफिक की रवानी में सबसे बड़ा, कल मैं यहाँ फंसा रहा हूँ एक फकीर की वजह से, क्योंकि वो गाड़ी वाला उसको कुछ देना चाह रहा था, तो आप बेल्ट के अंदर से कभी ऐसे ड्रामे करते हैं यार लोग, अब भाई तो देना तो उन्होंने तो च रखना, पहले तो दे ही ना। ये रोड पे खड़े लोगों को, और उधर उतनी देर में इशारा बंद, फिर इशारा दोबारा, बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आ जाए जी। शहर में साथ ही साथ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन भी चल रहा है, मुसलसल चल रहा है। इसको हमने कल भी अप्रिशिएट किया था, क्योंकि वो चीज़ जिसका हम बारहा जिक्र करते थे कि फॉलो अप होना चाहिए। अली साई साहब, है ना, देखें, यही मैं बात करने लगा था फॉलो अप की, कि ऑपरेशंस आपने कर दिए हैं, पिछले 3-4 माह से ये हो रहे हैं और चीज़ें क्लीन अप हो गई थी। मसला ये है कि उसको आपने मेंटेन रखना है, उसका आपने फॉलो अप लेना है, ये काम है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का। अब आपकी पैरा भी आ गई है, यानी 6000 आपने फोर्स पूरी एक भर्ती कर ली है, जो आपको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ हर वक्त अवेलेबल होगी किसी भी जगह पे। पहले आप जाते थे तो आप मुतलका थाने की पुलिस बुलाते थे, फिर आप कहते थे जी पुलिस लेट हो गई, ये हो गया। अब तो आपके पास सारे सोर्सेज हैं, गाड़ियाँ हैं, बाइक्स हैं, उनकी ड्यूटी लगाए ना भाई। क्यों रेडी लगी है, क्यों तजावजात बाज़ार के अंदर मौजूद हैं, क्यों दुकान के बाहर एक थड़ा लगा है, उसके आगे उन्होंने रेडी लगाई है, 3-3 जगह पे तो ये चीज़ें खड़ी हैं, तो क्यों नहीं ये काम करते। मसला ये है कि आपने, फिर वही बात है, दिहाड़ी की बात आ जाती है। अगर ये सारा कुछ ख़त्म हो गया, आप तनख्वाह पे आ जाएंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि गरीब के क्या मसाइल हैं। ऐसे ही है। और ये एक और चीज़ है कि ये ना, आप समझिएगा कि जो बंदा करप्शन कर रहा है, ये सिर्फ वही पैसे लेता है, ये पैसे जाते हैं ऊपर तक जाते हैं, इसलिए सारी चेन जो है वो चल रही होती है, इसलिए ये तजावजात भी बरकरार रहती हैं, इसीलिए ये सारे धंधे जो हैं वो कायम हैं। अगर नेक नीति से, ईमानदारी से कोई भी डिपार्टमेंट काम करे
तो ये तजावज़ात क्या, हर चीज़ ख़त्म हो सकती है। आमिर भाई, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ठेलों से दुकानों पे जाना पड़ेगा। जब तक आप ठेलों से दुकानों पे नहीं जाएंगे, कुछ मुझे बताएं, ये जो सीएम साहिबा ने मॉडल रेडियां दी थी, उनका फायदा मैं हुआ? तो इसके भी हक में नहीं था। पहली बात मैंने उस वक्त भी कहा था कि आपने रेडी मुझे तो अभी भी वो तजावुज़ात लग आपने रही उसको हैं। एक साइड पे लगा दिया। मुझे इस पे भी देखें, असल मसला क्या है। असल मसला ये है कि जो बंदा दुकान बनाता है ना, वो पाकिस्तान की या पंजाब की इकॉनमी के अंदर सर्व करना शुरू हो जाता है। यानी उसका बिजली का बिल, उसके मुलाजम, उसका टैक्स, उसका जो कमर्शियल टैक्स लेते हैं ना जी आप उससे, वो आपने कॉरपोरेशन टैक्स, वो सारा चीज़ें आपकी उसमें आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, जिसने किराए पे दुकान दी होती है उसकी आमदन आना शुरू हो जाती है, जो दुकानदार है वो भी कमा रहा होता है। होता क्या है कि ये ठेले वाले किसी टैक्स नेट में नहीं आते हैं। और मैंने आपको पहले भी मिसाल दोबारा दे रहा हूँ मिसाल, और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सियासी जमात के वो बोर्ड लगा के रेडियो वाले बच्चे होते हैं, वो एक मजहबी सियासी जमात है, उसके वो लगाते हैं छोटे छोटे बोर्ड, और उनको कोई हाथ नहीं लगाता टैक्स में। क्या हम उसके मेंबर हैं, मेंबर हैं या नहीं है, लेकिन उन्होंने तो एक फ्लैक्स सी छोटी सी बनवा के लगा दी ना अपनी रेडी के ऊपर, आपने उठाई नहीं। बिल्कुल ऐसे नहीं ना, वो जो मॉडल रेडी है, सॉरी हाजी साहब को इंटरप्ट कर रहे हैं, वो जो मॉडल रेडी है वो अच्छी चीज़ है। उसमें आप देखें, मैं तो शादमान में नहीं, आप मैंने मुल्तान रोड पे देखा है, वो साइड साहब रोड के दरमियान में भी लगी। नहीं, कल परसों मैं इतवार को क्या हूँ, मैंने कल आप परसों मैं रोज अच्छा मेरा एलओएस पे तो वो सारी साइड पे अच्छा ना, मैं आपको एक बात मुल्तान रोड पे देखा मैंने। मैं डेली, चूंकि डीजी ऑफिस जो है वो शादमान में, फिर वहाँ से निकल के आईजी ऑफिस जाना होता है, जेल जाना होता है, आईजी जेल के पास जाना होता है। आप शादमान से आए पहले, वहाँ पे इसी तरह वो बहुत सारी जगह उन्होंने पूरा कब्जा किया होता था। अब फुटपाथ के ऊपर वो रेडियां लगी हैं। कब्जा अभी भी है फुटपाथ के ऊपर। नहीं, वो जा रहा है। आपको इसमें एक और मजे की बात नहीं, उनको रोजगार तो देना है ना। अगर वो उस जगह पे लोगों को ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, अब जहाँ पे हम गाड़ी खड़ी करते हैं वहाँ पे उनकी सब्जी या फ्रूट लगा होता था, तो इतना फर्क पड़ गया कि कम से कम 5-5 फुट जो जगह मॉडर्न रेडी बाजारों के अलावा वहाँ रेडियां नहीं लगी होती, वो नहीं लगी। मुल्तान रोड पे लगी। अच्छा सुन ले, मुल्तान रोड पे सही कह रही, शाम के वक्त में लगी होती है। अच्छा, मेरे इतफाक हुआ इतवार वाले दिन, तो वो क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट की ना हिस्स होती है, मैंने वो उससे आम ख़रीदे और मैंने उसको पूछा कि क्या बताओ कितना कमा रहे हो, अच्छा नहीं हो गया रेडी लगे। उसने बड़ी साफ बात बताई, कहना बहू जी ये रेडी साड़ी नहीं है, जिस अहलकार ने अपने नाम से इशू करवाई हुई है ना, मैं उहदा अगे दिहाड़ीदार हाँ, मैं उन्हें भी जवाब देना है। खानियां मैं गाला ही ने शाम नूं, लेकिन उहदे कोलों मैं 500 रुपये दिहाड़ी लेना। अच्छा, फल बेचन दा। अब हुआ क्या है, ये बड़ी मतलब मेरे लिए चुका देने वाली बात चला था, ये फ्री रेडियां मिली हैं। सुनिए, ये हुआ ये कि जिनसे रेडियां छीनी गई उनको तो फर्श पे ले आए। खुद इस अदारे के लोगों ने अपने प्रॉक्सी नेम्स कहते हैं जी, प्रॉक्सीज पे ये रेडियां रजिस्टर्ड कराई, अपने शनाख्ती कार्ड रिश्तेदार अजीजों के देने के, वो रोजाना के पैसे कमाने लगे। अरे वाह। अब ये एक रेडी वाले ने मुझे इतवार वाले दिन ये जब इंकशाफ किया, तो मैंने कहा हो ये क्या हुआ, ये तो वो अच्छा वो मुझे वो एक बाबा वो बेचता था पता नहीं क्या पपीता, वो कहाँ गया, वो तो साल से बेच रहा था, लेकिन वो उसकी जगह पे कोई अब बच्चा खड़ा है। वो मुझे अब पता चला कि वो 500 रुपये दिहाड़ी पे है, 600 रुपये दिहाड़ी पे है। जिस तरह का कारीगर है उस हिसाब से फिर कहाँ की तजावुजात का सफाया, कहाँ का ड्रामा, ये तो लूटमार दूसरी सूरत में मचा लेते हैं। ये तो ऑडिट होने वाली बात है। एक सूरत में लूटमार को खत्म करते हैं, नहीं ऑडिट में क्या होगा, इस पे गरीब आदमी के नाम पे नहीं गरीब आदमी के नाम पे नहीं ली होती ना, ये रिश्तेदारों जीजो कारब के नाम पे ली होगी। शाह साहब ये नया पंडोरा बॉक्स है, अगर खुलता है तो आपने रेडियां जिनसे छीनी उनको देनी थी ना, उनको आपने दी नहीं, तो आपके लोगों ने प्रॉक्सी नेम्स के ऊपर खुद जारी करा ली। अब वो किराया ले मतलब 500 रुपये अगर देते हैं, फल आया 10,000 का, तो 1000 रुपये की खुद भी दिहाड़ी लगाई। डीसी साहब को नहीं ये पता होगा क्या, एसी साहिबान को नहीं ये पता होगा, मुझे नहीं पता जी इनको कुछ किसी चीज का पता है भी या नहीं है। मैं तो आपको ये इतवार वाले किसको पता नहीं होता, यही बात हो रही थी। ये पॉसिबल ही नहीं कि पता ना हो। सही सब समटाइम ये जवाब बना लिया जाता ना, नहीं तो ये तो हर चीज का पता होने के बावजूद जस्टिफिकेशन उनके पास है कि ये एक रेडी नहीं आमिर भाई, फिर सबका यही हाल है। मैं तो एक का दिन देखो, मैं तो एक का, तो ये मुझे जो नजर आया ना वहां पे, सारे पुराना बंदा कोई नहीं था, सब वो यंग बच्चे थे, 15-15, 16-16, 17-17 साल के। इसका मतलब है कि सबको किसी को 600 किसी को 500, जिस तरह का कारीगर है
मुल्तान रोड पे ये जो फ्रूट मार्केट है वो उस पे चूंग पे चुंगी मुल्तान चुंगी पे वो जो सब्जी मंडी है मुल्तान वाली, उसके बाहर जितनी ठेले हैं ना, मैं तो इसमें से एक ठेले का आपको सिर्फ मिसाल लाजमी इस पर जो है ना मेरे ख्याल से डीसी साहब को कुछ नोटिस लेना चाहिए। हम ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा जी, कोई नई बात तो नहीं है, बट शायद सिपरा साहब जो हैं ये चीज़ें हाईलाइट करते रहते हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर FIA समेत कई अहलकार मअतल, लेस्को करप्शन में मिली भगत। क्या हुआ आमिर भाई? ये इरफान मलिक साहब की खबर है और ये FIA की तरफ से ये वो जो साई साहब ने अभी पिछली खबर के ऊपर बोला नहीं था ये ऐसे ही होना था, वो जो रेडियो वाली खबर थी जिस पर उन्होंने बोला ये ऐसा ही होना, तो ये ऐसा ही होना था। करप्शन इस खमीर में शामिल हो चुकी है। नहीं, मुझे तो लगता है तो नहीं आई साहब गल जारी रखेंगे, भर गई दो दिन रखवाली बिल्ला भाई था। देखिए FIA जो है इसमें तो पहले ही करप्शन की बहुत सारे इल्जाम लगते हैं। अच्छा किया था कि लेस्को को इसमें किया, लेकिन मैंने उस वक्त भी आपको एक मौलवी वाला किस्सा सुनाया था जिसमें मैंने कहा था कि एक मौलवी साहब को लोगों ने कहा कि यार हमारे बच्चे नशे में जा रहे हैं, इनको रोको। मौलवी साहब ने लेक्चर देना शुरू कर दिया, वो जाते थड़े पे बैठ के बच्चों के साथ लेक्चर देते। कुछ अरसे के बाद लोगों को कुछ महसूस हुआ तो उन्होंने मौलवी साहब को देखा कि करते क्या हैं, तो अगला सिगरेट मौलवी साहब खुद बना रहे थे। ये लेस्को और FIA की करप्शन का मामला बिल्कुल बैन ऐसा ही है। जब लेस्को के पास इतना वाफर पैसा आ रहा होता है, एक हर इदारे में एक दूसरे के वो कहंदा यार ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। हाँ, वो सहूलतकार बैठे। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। नहीं आए कहते नहीं है, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। मैंने किसी जमाने में वो हाजी साहब जाहिद अली अकबर वाला दौर सुनाया था आपको बाबदा वाला। जी बिल्कुल। वो दौर खालद साहब के पास वो दूध दही वाला आया, उन्हें कहा बाबू जी उन्हें फौजी लियांदे जे नाल, उन्हें दूर खड़ा करते ने, कहते उन्हें दा हिस्सा भी दे। और ये कितनी देर पहले की बात है? हाई साहब बिल्कुल जब हम अंदरून शहर में रहते थे। हाई साहब बिल्कुल आप देखें। आप मुझे बताएं ये जो पकड़े गए हैं ये तो अच्छी बात है कि पकड़े गए, लेकिन ये जिन लेस्को अफसरान के साथ मिली भगत करके बिजली चोरी करवाते हुए बिलिंग जायज बिलिंग करते हुए कमाते हुए पाए गए हैं, उनको भी पकड़ा जाए, इनके पैसे भी सामने लाए जाएं, इनकी जदादों में से वो पैसे निकलवाए जाएं, तब ये मामला पूरा। ये मुअत्तल करना, फिर बहाल करना, ये ट्रांसफर करना, ये इनको खुदे में लगा देना नहीं हल है। हाजी साहब की जी भी बात इन्होंने कर दी है जी कि उनकी जायदादों से पैसे काटे गए, फिर तो सारे सरकारी अफसर गरीब हो जाएंगे, साड़ी तरह तनख्वाह पे आ जाएंगे, फिर उनके बच्चे कैसे जाएंगे HSN में, LGS में, बड़े बड़े स्कूलों में। मसला ये है कि ये जो FIA हाजी साहब मेरी गलती है, मैं आप देखें लेस्को अपने साथ दूसरों को भी अपने इस शामिल करता जा रहा है। FIA को काम ये सौंपा कि उन्होंने इन लोगों को पकड़ना है, उन्होंने इनको भी पकड़ के अपने साथ मिला दिया। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये देखें, ये बिठाए गए थे लेस्को के ऊपर चेक के तौर पे कि ये देखें कि कैसे ओवर बिलिंग करते हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने बिजली चोरी करवा रहे हैं। ये खुद ही से छापे भी मार रहे थे, चीज़ों को चेक भी कर रहे थे। मसला ये है कि मैंने खुद एक जगह पे देखा कि FIA की टीम आई, 7 लेस्को के जवान आए, ये कुछ 5-7 साल पुरानी बात है। इन्होंने पूरी जगह वो चेक कर ली, जब वहाँ से कुछ नहीं निकला तो फिर वहाँ बैठ गई कि साढ़ा कुछ करो। बंदा तो लेस्को वाला अकेला आया होता है ना। हाँ, बिल्कुल वो बंदा वो कहता है ये सारी टीम है, इसका कुछ करे। मसला ये है कि यहाँ पे जिनको दूध की रखवाली बिठाया गया है वो खुद उसी तरह के लोग हैं जिस तरह के पहले वहाँ पे बैठे हुए थे। ये सारे मिलकर काम करते हैं, ये सारी टीमें मजबूत हो जाती हैं, रेट बढ़ जाता है। लेस्को वाला कहता है कि मेरे साथ तो FIA। अब इसके बाद सीखना क्या है यहाँ से? मुझे यहाँ पे कुछ सीखा पिछले ना तो लेस्को अफसर 5-6 साल हो गए आपको ये प्रोग्राम करते वफाकी हुकूमत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से लोगों की निशानदही हुई, उनके खिलाफ रिपोर्टें तैयार हुई, उनको निकालने के लिए प्लानिंग की गई, लेकिन उसके बाद ना तो कोई कुछ सीखता है। नहीं, यहाँ पे कोई बंदा कुछ नहीं सीखता। ये सिस्टम इसी तरह चलता है। आप एक्साइज का जिक्र भी कर ले, ये सिस्टम इसी तरह चलता है। ये सिस्टम बुरा ही होता जा रहा है, बुरा होता ही जा रहा है, बुरा है। अब FIA भी आ गया। आपका कोई भी सरकारी मुलाजिम अगर मुअत्तल होता है तो वो कल को जाके अपील करेगा, फिर वो बहाल हो जाएगा। आपके पास वो सारी चीजें नहीं होंगी। आपको एक बात बताऊं, वो किसी कुएं में कुत्ता गिर गया था ना, तो उन्होंने कहा 70 डोल कटो तो कुआं साफ हो जाता है, किसी ने कहा 90 डोल कटो तो कुआं साफ होता है। मुख्तलिफ फिक्र दे लोग सन, लेकिन पानी लोग कटते रहे। एक ने आके क्या सियाने ने उन्हें कहा यार पहले कुत्ता दे कटो, पानी बाद कट ले। हमने करप्शन का कुत्ता इस कुएं के अंदर मौजूद है,
अच्छा वो निकलने वाला नहीं है, ये मैं इस पे इतराज है। ये जो पकड़े गए ना, मुझे इस पे खुशी है कि यार आपने कम से कम उनको मुअत्तल किया, उनके नाम दे दिए। इनके रिश्तेदार क्या ये नाम पढ़ेंगे नहीं? ये नाम लिखे हुए हैं इनके, मेरा ख्याल है हाँ लिखे हुए, जिस असिस्टेंट डायरेक्टर जवार अहमद, नईम अख्तर, उम्मुल बनीन नकवी, अशराज उमर, शान खोखर, राना फैसल। अगली खबर की तरफ आ जाए। कुछ नहीं इनका होने वाला, इनका कुछ नहीं होने वाला, नाम तो होने वाला है ना इनके बच्चे। ये तो सोचेंगे ना कि मेरा अब्बा कुछ नहीं होता है, रोज होता है, सरकारी मुलाजम में क्या मसला है। पावर डिवीजन ने तमाम मीटर्स पर पाबंदी आयद करके खरीदारी की मुअत्तली का हुक्म दे दिया। लेस्को तमाम कंपनीज में मीटर्स बहरान पैदा होने का खदशा है। स्मार्ट मीटर खरीदारी में ताखीर, लेस्को से जवाब तलब किया गया है। अली साई साहब, ना ये स्मार्ट मीटर आ जाएंगे तो फिर, लेकिन फिर भी हल कोई नहीं है। लेकिन एक चीज, कल भी मैं वो बैठा था एक्साइज में, तो वहाँ पे बात हो रही थी कि बायोमेट्रिक आ गई, ऑनलाइन ट्रांसफर हो गई, प्रॉपर्टीज का नया सिस्टम, फ्रॉड रुक गया। नहीं मैं यही बात, तो वो मुझे एक अफसर कह रहा था यार ये सारा कुछ भी हो जाएगा, हमारा इंस्पेक्टर जो है अभी बड़ा मजबूत है। इसमें वो जो छोटी छोटी चीज़ें साथ ऐड होती थी ना, कि वहाँ पे जाते थे, एजेंट से मिलते थे, वहाँ पे छोटे एहलकार से मिलते थे, उसको 1000-2000, वो तो ख़त्म हो सकता है। लेकिन जो माफियाज हैं वो उन्होंने अपने पंजे गाड़े हुए हैं, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। इस तरह स्मार्ट मीटर भी आ जाएं, जो कुछ मर्जी आ जाए, बिजली चोरी रोकना यहाँ पे मुमकिन है ही नहीं। आप देखें रेंजर्स के साथ ऑपरेशंस हो रहे हैं, करोड़ों रुपए की यहाँ पे बिजली चोरी पकड़ी जाती है। जब रेंजर्स वापस चली जाएगी फिर उसी तरह ये सिस्टम जो है वो काम करेगा। मैं आपको हर प्रोग्राम में यही कहता हूँ कि ये जो करप्शन है ये हमारी रगों में रच बस गई है, इसके बगैर गुजारा नहीं है ना। सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह कितनी है आप ये भी तो देखें, अगर तनख्वाह 1 लाख रुपया है, खर्चे उसके 3 लाख रुपए हैं, उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, उसके खर्चे तुम 50 लाख रुपए बना लो, वही कर रहा हूँ। तो वो कैसे, कोई जस्टिफिकेशन नहीं साहब, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, साहब नहीं जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो वो किस तरह पूरे वो अपने खर्चे लाख रुपए के अंदर लेके आए ना, नहीं तो छोड़ दे सकते प्राइवेट जॉब। जी साहब जान बोल के पुट्ठी गल कर रहे हो, मैं यही गल कर रहा। वही बात है, इन्होंने अपने अखराजात इतने बढ़ा लिए हैं, चूंकि इनके पैसे जब तनख्वाह लगी थी 15,000, तो कम से कम 1 लाख रुपया इनको 7 महीने का करप्शन का मिल गया। ज़ाहिर है इन्होंने उसी तरह के अपने खर्चे बना लिए। अब तो ज़ाहिर है लोगों को नौकरी करते हुए अरसा गुजर, सख्त सजाएं इसीलिए इस्लाम ने रखी थी, गर्दन उड़ाने की, हाथ तोड़ने की, पाँव काटने की, इसीलिए थी। इनको सख्त सजाएं दें। ये मुअत्तली, ये खुड्डे लाइन, ये ऑफिस बंद कर दिया, लाइन पता नहीं क्या कर दिया, लाइन क्लोज कर दिया। अच्छा, ये मीटर की खरीदारी में तखीर कैसे हुई है? ये हुआ ये कि लेस्को के पास मीटर ख़त्म हो गए थे और लोग चीख पुकार कर रहे थे कि लेस्को मीटर नहीं लगा रहा, सिंगल फेज मीटर नहीं थे। लेस्को ने ये किया, जो मेरी इन्वेस्टिगेशन, जो मैंने इस पे बड़ा काम किया है भाई साहब, सोशल मीडिया पे करता हूँ नहीं करता हूँ, लेकिन इसमें ये है पहले नहीं करते। आपके 4 अरब रुपए के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए मीटर्स के। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदल दी, उन्हें कहा जी लाइनमैन ख़त्म, AI तहत चलने वाले मीटर्स जो हैं वो आप करेंगे, और जो बंदा है वो कंज्यूमर खुद अपनी रीडिंग देगा और उसको ऑनलाइन किया जाएगा, और उसको जब वो खुद रीडिंग देगा तो इसका मतलब ये वो दे रहा है ना रीडिंग। और मीटर जो है इससे भी हटकर, ये इससे भी ख़त्म हो जाएगा, तो नया सिस्टम आ जाएगा जिसके तहत ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज्ड और जो है वो बिलिंग होना शुरू हो नहीं, आपको इसमें कोई मैन उसको आदमी का जो है ना लेना देना नहीं होगा। अच्छा, ये अगले फेज था। अब गवर्नमेंट ने एकदम से अचानक ये कह दिया कि जो तमाम मीटर्स की खरीदारी जो है वो हमने ख़त्म की थी, तो ख़त्म क्यों हुई? लेस्को का प्रॉब्लम ये था कि वो तो मीटर्स के ऑर्डर कर चुका था, क्योंकि लोगों की चीखों पुकार थी, फिर सिफारिशें थी कि भाई इनको मीटर दें। अब लेस्को को लेने के देने पड़ गए। मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट को इस पर भी ज़रा सी पॉलिसी को नरम करना चाहिए, क्योंकि जो आपके ये वाले मीटर जो अभी चल रहे हैं इस वक्त, डिजिटलाइज मीटर जो जिन पे से रीडिंग ली जाती है, ये फिर 4 अरब के मीटर्स कहाँ जाएंगे? कुछ तो लग गए होंगे, जो बाकी बच गए हैं वो कहाँ जाएंगे? और जो कंपनीज हैं वो इनको लेकर क्या करेंगी? क्योंकि ऑर्डर तो प्लेस हुआ था। अब नए मीटर्स लगना बहुत खुशाइंद है, लगने चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है मरहला वार इनको तब्दील करना चाहिए। पहले वो मिल तो जाए ना। नहीं मिल जाएंगे, ऑर्डर हो गया, बाकी गवर्नमेंट ने कर दिया ना जी ऑर्डर इसके। चलिए जी, मरहला वार लगने चाहिए, और अगर उनके असरात बेहतर हों तो लाजमी लगने चाहिए। हम ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ ही रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन। अगली खबर की तरफ आ रहे हैं जी। सीबीडी रूट 47 आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। इसका खूबसूरत सा नज़ारा भी हमने दिखाया, गुज़िश्ता रोज़ आपके साथ खबर भी शेयर की। ये सीएम साहिबा हैं जी, जो कि रूट 47 का आमिर भाई ने खबर छोड़ के फ़ौरन टीवी की तरफ रुख कर लिया। अच्छा जी, तो सीएम साहिबा वहाँ गई, उन्होंने मौसम भी बड़ा अच्छा लग रहा था, कल इसी तरह का मौसम था। उन्होंने विज़िट किया और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इसको करार दिया और उन्होंने कहा कि जी ये जो तरक्की है ये बहुत ज़रूरी है और इस तरह से ये वाले तरक्याती काम जो है वो पूरे शहर में होने चाहिए। आपसे आगाज़ कर लेते हैं। काला सूट सी नीला से नीला था, शायद नीला था, सूरदा की तलक। वैसे भाई देखी जो फुटेज देखी तो मैं पूछ ही लेता यार, केरी गल नहीं वो वैसे भी तमाम मुझे इस रूट का नाम बड़ा पसंद है। अब छोड़े इससे निकले, इसको छोड़े। मुझे इसका नाम बड़ा पसंद है। 47 में पाकिस्तान बना था और निगरान गवर्नमेंट का ये वो प्रोजेक्ट था जिस पर मैंने पहले भी एक मरतबा ये बात कही थी कि पाकिस्तान के तमाम रोड्स के लिए इसको मॉडल करार दे देना चाहिए, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोलर पे है सारी की सारी। और इसका जो इसके अंदर जो पार्क बनाया गया है, जो फाउंटेन्स जिनका नज़ारा वज़ीर आला साहबा कर रही थी काले रंग का सूट या नीले रंग का पहन कर, और इसका नज़ारा अब आम शहरी भी किया करेंगे, लोग जाएंगे। अच्छी तफरीह है और तफरीह के साथ साथ आप देखें कहाँ मेन बुलेवार से हम जाते थे पहले फ़िरोज़पुर रोड पे, फ़िरोज़पुर रोड से लाहौर ब्रिज, फिर वो वाल्टन की रोड पे जाके फिर हम जाके वाल्टन रोड पे जहाँ अपनी डेस्टिनेशन है वहाँ जाया करते थे। लेकिन इस रोड ने, ये रूट 47 ने वो सारा फासला जो कि तकरीबन 45 मिनट का है 5 मिनट का कर दिया, 6 मिनट का कर दिया और अच्छे माहौल में। चलो साढ़े प्रोड्यूसर का मसला हल हो गया, थोड़े दोनों का रह गया खाड़क नाले का मसला लग रहा है। क्योंकि वो भी जब बारिश होती थी या यही वीडियो आती थी कि वाल्टन रोड पे पानी खड़ा हो गया, वाल्टन रोड टूट फूट का शिकार। आयशा का यही मसला होता था। नहीं आयशा में तो रूट लेना नहीं, वो तो लेना नहीं। वैसे कह रहा हूँ कि फिर भी अगर ये रूट ले लेगी तो जब बारिश में तो बचत हो जाएगी, तो अड़े धुआं की बनेगा। अच्छा बनेगा, मैं बता देता हूँ। इस प्रोजेक्ट का असल मकसद ये था कि इसके बाद बनना था जो कलमा चौक कहता हूँ, जो बरकत मार्केट वाला अंडरपास हैं वो बनने थे। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से एक ओवरहेड ब्रिज स्लिप बननी थी जो नीचे उतरनी थी नहर की तरफ, ताकि वो रूट से क्लियर हो। वहाँ से क्रीम ब्लॉक का बनना था और उसके बाद खारक वाला बनना था, ये जो बता। बट यहाँ पर मुझे सीबीडी की सीबीडी की काविशों को इसलिए सराहना है जो कलमा चौक पर जिस तरह से जबरदस्त काम हुआ, उसके बाद ये रूट 47 आप दोनों का दिल्ली मैं तो कहता निगरान गवर्नमेंट का काम था, कलमा चौक भी और ये भी नो डाउट सीबीडी से पहले भी मौजूद थी। बट सीबीडी ने सारे का सारा बड़ा जबरदस्त काम किया, जिस तरतीब के साथ ये काम हुआ और जिस तेजी के साथ काम मुकम्मल किया गया था, ये मैंने पहले कहा इसको मॉडल रोड करार आपको पता है मोहसिन नकवी साहब और इमरान अमीन साहब की मीटिंग्स खासी हुई, जाके उन्होंने रूट पर तमाम चीज़ों का जायजा लेते रहे, प्रेजेंटेशन वहाँ पे मौके पर होती रही और उस टाइम पे तो मोहसिन साहब सब चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज करके भी उनको सुबह शाम रात ये मीटिंग्स होती रही। उसी का नतीजा है कि आज वज़ीर आला इतने अच्छे देख रही है, इनको ये सबक हासिल करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ भाई, एक तो लेकिन आमिर भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग जो सीबीडी ने काम किया ना वो तमाम, मैंने लाहौर में पहले ऐसा काम नहीं देखा। आपने पाकिस्तान में नहीं देखा। मैंने तो आपसे कहा है कि इसको पूरे पाकिस्तान के लिए मॉडल रोड करार दे देना चाहिए, तो सीबीडी का कारनामा है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी आपने प्रोजेक्ट गवर्नमेंट निगरान हमने दिनों में बनते देखे ओवरहेड। अभी तक जो काम सीबीडी की जानिब से किए गए हैं वो बहुत जबरदस्त किए गए हैं और अब IT सिटी का काम भी सीएम साहबा ने इनके सपोर्ट लगाया है, तो वी होप कि वो भी बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह। आमिर भाई अभी आपके सामने मिसालें अच्छी कायम हुई है ना, तो वो भी इंशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से पहुंचेगा अंजाम को। बाकी मैं अगेन लोगों से पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जाएं ज़रूर विजिट करें, रात के टाइम क्या शानदार नज़ारा है। और जब खुद सीएम साहिबा ने इसकी तारीफ़ की है तो पीछे क्या रह गया जी। सीएम साहिबा ने कहा है कि जी हमारी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की जो रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, खूबसूरती है वो होनी चाहिए और इसको मज़ीद भी आगे बढ़ाएंगे। कैदियों के लिए जेलों में ओपन एयर जिम बनेगा, अली सही साहब है ना। ये कल जो नए तैनात हुए हैं सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जवेद काजी साहब, उनका सहूलियात हैं जो अब जिम की तरफ आ रहे हैं। वैसे तो जेल में मेरा नहीं ख्याल इतनी सहूलियात होनी चाहिए। सोसाइटी के वो लोग हैं जिन्होंने सबसे बड़े क्राइम किए हुए हैं, सारी सोसाइटी के लिए मुश्किलात का सामना इन्हीं की वजह से करना पड़ता है और इनको इस तरह हम सहूलियात देते हैं कि ये बाहर आते हैं तो बाहर इनको ज़्यादा मुश्किल लगता है
जेल के अंदर हफ्ते में 6 दिन आप इनको गोश्त दे रहे हैं, इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, इनको थोड़ा ऐसा रगड़ा लगना चाहिए कि ये सबक सीख के आए कि बाहर जाके बुरे काम नहीं करने। जितनी अब सहूलियात मिल चुकी हैं जेलों में, वीडियो कॉल्स हैं आपकी, आपने जेलों में जाना है तो आप पहले बुकिंग करवा लें, उसका काउंटर ही अलहदा बना हुआ है, आपने 2 मिनट भी नहीं रुकना मुलाकाती ने, और अपने टाइम पे जाके अंदर मुलाकात एसी में बैठ के आपने मुलाकात करनी है। तो मसला ये है कि ऊपर ने जिम्स बनाने का कहा, उन्होंने कहा है कोट लखपत जेल में 2 जिम है, एक जिम है VVIP। अच्छा। जब हमजा शहबाज शरीफ साहब थे तो उनको कोई बंदा मिलने गया जिम का मालिक, तो उन्होंने कहा यहाँ पे जिम नहीं है, वो जिम बनवा दें। मेरी आंखों के सामने हुआ, मैंने ये खबर भी दी, तो वहाँ पे जिम बनवा दिया गया जी, कैदियों के लिए जिम बन गया 3 दिन के अंदर अंदर 5 दिन कम है मेरे पास, सही तो वो जिम बनवा दिया गया। अब पूरे पंजाब की अच्छी चीज़ है, लेकिन बाकी सहूलियात भी साथ साथ होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और आज जिक्र करेंगे नया शहर जो कि आबाद होने जा रहा है, जिस पर तेजी से काम जारी है। रूडा जो कि अपना तरक्याती काम जो है मुख्तलिफ फेजेस में मुकम्मल कर भी चुका है, कर भी रहा है, और हम इसलिए बार बार इन काविशों को सराह रहे हैं क्योंकि हम जिन मसाइल से गुजर रहे हैं, जिन मसाइल का हमारी आने वाली नस्लों को सामना होगा, उनको हम बार बार हाईलाइट भी करते रहते हैं। बट जो नया शहर आबाद किया जा रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन मसाइल का तदारुक पहले से ही किया जा रहा है। आबो हवा जो कि हमारी आलूदा हो चुकी है, शदीद किस्म की आलूदा हो चुकी है। आप बाहर जाएं तो सांस नहीं ले सकते हैं, गर्मी सर्दी हर किस्म के मौसम के मसाइल हमारे साथ जुड़े हैं। और सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त हम सबको दरपेश है, ज़ेर ज़मीन पानी की सतह। इस नए शहर में इन तमाम मसाइल का हल निकाला जा रहा है ताकि आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज माहौल को यकीनी बनाया जा सके। कुछ रूडा के तरक्याती कामों और फिर सबसे बड़ी बात आबो हवा की बेहतरी के लिए जिस तरह से इकदाम कर रहे हैं उस पर भी रोशनी डालेंगे। हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद है, मैं तारुफ कराना चाहूँगी जी, HOD हैं एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से रूडा के नादिया ताहिर साहिबा, जिन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नादिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तब्दीलियां आ रही हैं हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत शिद्दत वाली है, सर्दी का दौरानिया बहुत कम रहा, बट अब हम देख रहे हैं कि इसके जिम्मेदार नो डाउट हम खुद हैं। बट जिस तरह से काम, अगर मैं लाहौर की बात करूँ ना, होना चाहिए माहौल पे, नहीं हो रहा। रूडा बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, प्लानिंग क्या है आपकी? बिल्कुल, वो जो हम इतने अरसे से क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम इस्तेमाल कर रहे थे एकेडमिकली भी और अवेयरनेस कैंपेन्स के अंदर भी। नाउ दे आर हैपनिंग, सो दैट्स वेरी मच अनफॉर्चुनेट। और उसके अंदर हमारा सारी बात है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, कुछ अनप्लान्ड डेवलपमेंट्स हैं और अर्बन स्प्रॉल, और वो सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं जिसमें हम अपना क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर एंथ्रोपोजेनिकली हम उसके अंदर चेंजेस लाते हैं। सो आपने ये आइडेंटिफाई कर ली और अब आप ये रूडा में नहीं होने दे रहे? बिल्कुल। सो उसके अंदर ये कि एक तो आपका एक ओवरऑल एटमॉस्फेयर है, ओवरऑल क्लाइमेट है जो पाकिस्तान सफ़र कर रहा है सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से, और उसके अंदर जो लिवेबिलिटी इंडेक्स है वो भी बहुत नीचे आ रहा है शहरों का, जो पाकिस्तान के शहर हैं। और उसकी रीज़न्स यही हैं कि हम अनप्लान्ड सिटीज़ डेवलप होते जा गए, और या लोगों का अवेयरनेस नहीं थी, और या कहीं पे कुछ इस तरह की चीज़ें रहीं कि जहाँ पे जो चीज़ें उस वक्त टाइमली हम कर सकते थे। रूडा की जितनी प्लानिंग है वो पूरा एक प्लानिंग डिपार्टमेंट उसके साथ काम करता है, और फिर प्रोजेक्ट्स को वो इंटीग्रेट करता है कि जो एनवायरमेंटल मिटिगेशन मेजर्स हैं वो हर प्रोजेक्ट के अंदर साथ साथ उसके शामिल किया जाता है। उसके अंदर सबसे पहले अगर हम देखें तो प्लांटेशन प्लान्स हैं, जो सबसे पहला प्रोजेक्ट ही रहा वो रगझोक फॉरेस्ट था, वो टेकअप किया गया। अब इनिशिएटिव क्या लिए जा रहे हैं माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए? कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स रूडा की जानिब से शुरू किए गए? नादिया साहिबा। बिल्कुल, पहले तो प्लांटेशन जैसे मैंने बताया, और उसके अंदर जो इंडिजिनस प्लांट्स हैं वो प्रेफर किए गए, वो स्पीसीज सेलेक्ट की गई, जिस तरह से आमतौर पे लैंडस्केपिंग या इस तरह की प्लांटेशन के अंदर जो नहीं कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हमें शेडी प्लांट्स की ज़रूरत है और हमें उन प्लांट्स की ज़रूरत है जो मैक्सिमम ऑक्सीजन बना सके और मिनिमम टाइम में बना सके। अनफॉर्चुनेटली हमारे लाहौर में वो तमाम रिप्लेस कर दिए गए हैं, लगे हुए उतार दिए गए हैं। हाँ, सो एक वहाँ पे बफर जोन बनाने के लिए हमने तैयारी की, और वहाँ पे अभी लग भी गए हैं और अभी वो फ्लरिश भी कर रहे हैं। सो डिपार्टमेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन चलती रही, जिस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है PHA के साथ मिलकर, और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है क्योंकि जो पुराने डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी एक एक्सपीरियंस है, वो चीज़ें हैं, और कुछ रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स की वजह से वो चीज़ें तब नहीं हो सकी, बट रूडा ने इसको ऑन बोर्ड लिया और हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ
बिलियंस ऑफ रुपीज़ उसके ऊपर लगा रहा है एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के ऊपर। सो उसमें जिस तरह से महमूद बूटी नेक्स्ट आ जाता है कि जो एक पूरा डंप साइट था और मैंने उसको तो भी विजिट भी किया है, बिल्कुल रियली अप्रिशिएट, क्या ज़बरदस्त। अच्छा, उस पर मुझे पता चला था कि आप कुछ फैमिलीज़ के लिए एक वो बनाने जा रहे हैं, सो उस पर भी काम शुरू हो गया? बिल्कुल, वो फेजेस हैं और अभी जिस तरह से अभी पहले इसका कैपिंग हो जाएगी और नेक्स्ट उसके अंदर फिर उसके अंदर पार्क डेवलप किया जाए। बिल्कुल, और वहाँ पे काइट्स भी नहीं मिलेंगी या चीलें जिनको हम कहते हैं वो भी नहीं अब आपको नजर आएंगे। अब आप अगर वहीं पे खड़े हुए थोड़ा सा आगे आप आते हैं लखू डेर को देखते हैं तो वहाँ पे अब आपको वो ज़्यादा नजर आएंगी और यहाँ पे आपको मिनिमम मतलब निग्लेजेबल आप कह सकते हैं। सो ये बहुत बड़ी काविश है जिस पे रूडा बिलियंस ऑफ रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है और इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट के ऊपर मेरा ख्याल है कोई शायद डिपार्टमेंट कर रहा हो। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल जोन है हमारे पास बहुत बड़ा और वो एक ऐसा इंडस्ट्रियल जोन है जो प्री पार्टीशन वहाँ पे भी कुछ इंडस्ट्री मौजूद है या जिनके बाप दादा और उस तरह से। अच्छा। क्योंकि जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो उसके अंदर वो चीज़ें सामने आती हैं कि तो ये बड़ी तब बड़ी से इंडस्ट्रीज लगी बड़ी हुई बड़ी भी वहाँ। हैं, यस, और वो उनकी ज़मीन थी फिर बच्चे आगे आए उन्होंने वहाँ पर इंडस्ट्री बना ली या तब से भी इंडस्ट्री कुछ चल रही है। जाहिर बात उसका मैकेनिज्म चेंज ज़रूर हुआ, उसमें कुछ एडवांसमेंट आई बट अभी भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की ज़रूरत ऑपरेशन हम देखते रहते हैं कि आप वो ऑपरेशन होते हैं। बिल्कुल, उन ऑपरेशंस के नतीजे में ये रहा कि जो पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी थी, कुछ स्क्रबर्स थे या इस तरह की चीज़ें थी वहाँ नहीं इंस्टॉल थी, अब उन्होंने वहाँ पे लगाई सो कि स्मोक को मिनिमाइज़ किया जा सके। उसके साथ साथ मैं हमारी उनके साथ वर्कशॉप्स भी होती हैं, उनके साथ मीटिंग्स भी होती हैं और उनको ये चीज़ बार बार बताई जाती है कि आप इसका मैकेनिज्म चेंज करें, इसको एडवांस स्टेज के ऊपर लेके जाएं सो दैट कि स्मोक जब तक हम उसको मिनिमाइज़ नहीं करेंगे हम अपना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते। चाहे वो लोकलाइज्ड इम्पैक्ट हो या जैसे भी हो, लेकिन बहरहाल वो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है और इंक्रीज़ होने की वजह से आपका सारा जो एटमॉस्फेरिक साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। सो पायरोलिसिस प्लांट्स रूडा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि इंडस्ट्रियल जोन्स में मौजूद है हमारे, और उनमें से तकरीबन अराउंड 30 जो कि डिफरेंट नेम्स के साथ चल रहे थे, फिर वो नाम बदल लेते थे। मसलन आज अगर हमने विजिट किया तो नेक्स्ट टाइम तो उनका नाम बदला हुआ था। अच्छा। और फिर वो एक से दूसरे को वो ट्रांसफ़र कर देते हैं या कुछ इस तरह की कुछ स्ट्रेटजीज वो भी चल रहे हैं, साथ साथ कुछ हम भी चल रहे हैं। सही। सो उसके लिए हमारे पास ये था कि हम बेहतर होता कि वो कहीं अपना उसको शिफ्ट कर लें, ट्रांसफ़र कर लें और उसको मूव कर जाएं। सो अगर कुछ नहीं मूव हुए तो कुछ ऑपरेशंस भी हुए उनके ऊपर, इन्फोर्समेंट ऑपरेशंस, और उनको बाकायदा नोटिसेस दिए गए, उनके साथ बाकायदा पहले सारी बातचीत की गई और वो किया गया। तो उसमें यह है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन की तो कहीं भी इजाज़त नहीं है, कोई भी कानून उनको इजाज़त नहीं देता कि आप इंसानी ज़िंदगी के साथ खेलें। अच्छा, एक हमारे लाहौर में जो मैंने इशू देखा है ना, रिहायशी इलाकों में ही आपकी एक्टिविटीज़ ऐसी चल रही हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़, वो भी बहुत बड़ी रीज़न होती हैं, तो इसको इंश्योर किया जा रहा है। आपका इन्वायरमेंट इससे भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। बिल्कुल। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी रेसिप्रोसिटी है। उसमें यह कि पहले रेजिडेंशियल था और या पहले इंडस्ट्री लगी हुई थी वहाँ पे और रेजिडेंस वहाँ पे अप्रोच कर गई और वो अपना जब एक्सपेंशन हुई इंडस्ट्री वो हाउसिंग सोसाइटीज़ की तो वो इंडस्ट्री के साथ नेबरिंग में आ गए। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पहले इंडस्ट्री मौजूद थी, हाउसिंग सोसाइटी वहाँ तक चली गई। सो ये हाउसिंग सोसाइटी को भी देखना चाहिए था कि मेरे सबर्ब्स में, मेरे नेबरिंग में क्या चीज़ है, और इस तरह के केसेस भी हम देख रहे हैं अभी कि जिसमें लिटिगेशन में भी चले गए लोग कि हमारा, तो उनने जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सामने आती है कि इंडस्ट्री पहले से मौजूद है और फिर उनको वो सही। हमारे साथ नादिया साहब मौजूद थी, थैंक यू सो मच वक्त की कमी की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक ज़रूर इस पर जो है खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हम आपको। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बहुत ही अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करने वाले हैं। टॉपिक क्या है? हर कोई आज एज के किसी भी हिस्से में है वो खूबसूरत भी दिखना चाहता है, मर्द हो या खातून हो, मर्द और ख़वातीन दोनों में बराबर का एक जो ट्रेंड आजकल चल रहा है कि आप खूबसूरत भी दिखें और आपका वेट भी बहुत मेंटेन होना चाहिए। अब खूबसूरत दिखने की दौड़ में भी आप डिफरेंट ट्रीटमेंट्स कराते हैं, कराने चाहिए, लाजमी कराने चाहिए, अपने आप को जवान दिखाना चाहिए, खूबसूरत दिखाना चाहिए, सबको दिखाना चाहिए। बट जब आती है ना बात वेट मैनेजमेंट की और इसके लिए जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना लें तो मेरे ख्याल से वो बेहतर है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। उसमें हम देख रहे हैं कि आजकल जदीद ट्रीटमेंट आ रहे हैं वेट मैनेजमेंट के हवाले से। सो
इसमें आजकल जो मैं हर दूसरे बंदे से सुन रही हूँ कि जी एक स्पेसिफिक इंजेक्शन लगाया जाता है, आई डोंट नो मैं उसका नाम दे सकती हूँ, नहीं डॉक्टर साहब बेहतर तरीके से बता सकेंगे। अच्छा जी, अब वो इंजेक्शन से वेट जो है लोग कम कर रहे हैं, वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, बट सवाल ये है कि ये इंजेक्शन है क्या, ये कितना सेफ है, ये किन लोगों के लिए है। अब ऐसा नहीं है कि एक ट्रीटमेंट मैं करा रही हूँ, चाहे वो स्किन का है, चाहे वो मैं वेट रिड्यूस करने के लिए कर रही हूँ, तो वो सभी के लिए हो सकता है। हर किसी की स्किन डिफरेंट है, हर किसी का एक बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सो ये डिपेंड करता है जी। बट हम इसमें बिल्कुल नहीं देखते हैं, हम देखते हैं फलाने किया तो हम भी कर लें। तो ये वेट मैनेजमेंट के लिए जो इंजेक्शन लग रहे हैं मुख्तलिफ सैलून्स पर इमन लग रहे हैं, कितने ख़तरनाक हैं, अगर ख़तरनाक हैं तो अगर सेफ़ भी हैं तो किस तरह से सेफ़ हैं, कौन लोग लगवा सकते हैं, कौन लोग बिल्कुल नहीं लगवा सकते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ कराना चाहूँगी। डॉक्टर अजीम जहांगीर साहब ने ज्वाइन किया है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर आमना साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि स्किन स्पेशलिस्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट है। वेलकम देंगे। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आपसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा धूम मची हुई है हर जगह पर, मैं इवन ब्यूटी सैलून्स में भी सुन रही हूँ, और इसको खूबसूरती का नाम भी दे रहे हैं, इसको वेट मैनेजमेंट का नाम भी दे रहे हैं। ये क्या है ओज़ेम्पिक? देखें, ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो एक्चुअली जो इजाद हुआ था वो तो हुआ था आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा। शुगर कंट्रोल ये कैसे करता है कि आपकी भूख को भी कुछ कम करता है, कुछ आपकी जो मैदे में खुराक जाती है उसको थोड़ा डिले कर देता है आगे अंतड़ियों में जाना, ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन उतनी ना हो, और 50 और तरीके हैं जिससे ये उसको मैनेज करता है। उसको सेंसिटिविटी को, जो इंसुलिन है उसको बढ़ा देता है सेंसिटिविटी को, विच मीन्स कि वो इंसुलिन ज़्यादा काम करने लग जाती है। और इस तरह की बहुत और भी मैकेनिज्म जो अभी हमें पता चल रहे हैं कि कैसे वेट को कम करता है। ठीक है। पता जब ये चला कि वेट को भी कम करता है, तो वेट को कम करने वाले इससे मिलते जुलते नामों से इंजेक्शन कंपनी ने बनाने शुरू कर दिए। किसी की डोज ज़रा डिफरेंट कर दी, जो कि चूँकि डोज जो है, जो ग्लूकोज को अगर करना है आपने ठीक, यानी अगर आपने शुगर को ठीक करना है, उसकी और मेथड है। इंजेक्शन चाहे एक ही, इससे मिलती जुलती और भी दवाइयाँ आ गई मार्केट में। सवाल ये पैदा होता है कि जो मार्केट में जब दवाइयाँ आ जाती हैं वो हैं दवाइयाँ, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दीज आर वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम वेरी वेरी कुड बिकम वेरी वेरी डेंजरस मेडिसिन। खुद से लगाना, बगैर पूछे लगाना, सैलून्स में लगाना और ज़रूरत से ज़्यादा लगाना, लोगों को उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, लोगों को डायरिया शुरू हो जाता है, और वो काफ़ी दफ़ा अब इसके काउंटरफिट भी आना शुरू हो गए। अब लोग देखें, गवर्नमेंट बेचारी जो मर्जी कर ले, हमेशा गवर्नमेंट को हमेशा बुरा ही कहा जाता है। अच्छी भली गवर्नमेंट को भी बुरा करते हैं, और कोई ऐसी गवर्नमेंट्स भी हैं जो कि दुनिया में बहुत ज़्यादा मॉनिटर करती हैं। लेकिन पाकिस्तान में खुशकिस्मती ये है कि दवाइयाँ आसानी से मिल जाती हैं। मैं लोगों को कहता हूँ कि इसको इतना मिसयूज मत करें कि गवर्नमेंट को ये अमेरिका की तरह, इंग्लैंड की तरह करना पड़ जाए जब तक कि प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया में है, बच्चे के लिए एक एंटीबायोटिक वहां से लेना इतना मुश्किल है। तो अगर गवर्नमेंट ने इतनी सख्ती नहीं की, चाहे उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन खुद तो अकल का काम करें, खुद बगैर डॉक्टर के मशवरे से इस तरह के इंजेक्शन ना लगाएं। हाँ, अब आप कह सकते हैं डॉक्टर फिर आप क्यों लिखते हैं? हम लोगों ने ये इंजेक्शन शुरू में, हाँ यही क्वेश्चन होगा डेफिनेटली, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप एक दफ़ा ये कहते हैं, दूसरी दफ़ा आपके क्लिनिक से लिखे भी जा रहे होते हैं इतने इंजेक्शन। हाँ, ये उन लोगों के लिए हैं जिन लोगों ने एक्सरसाइज और डाइट अपनी सही कर ली। और हमारा शौक जो ओबेसिटी मैनेजमेंट में उस वक्त शुरू हुआ, ऐसे कोई 30 साल पहले, जब मैं लाइपोसक्शन अमेरिका में करता तो कोई भी ओबेसिटी को कोई भी स्पेशलिटी ऑन नहीं करती थी, वो आज भी नहीं करती। बिल्कुल ऐसी कि ओबेसिटी मैनेजमेंट मुख्तलिफ डॉक्टर्स कर रहे होते हैं, चूंकि वो एक डॉक्टर के बस का काम भी नहीं है। इसलिए मल्टी स्पेशलिटी कि अगर फर्ज करें आज लोग आते थे लाइपोसक्शन कराने के लिए, और मेरा ख्याल था कि सर से पाँव तक अगर कोई मोटा है तो उसके लिए लाइपोसक्शन की बजाय कोई ऐसी दवाई होनी चाहिए जो सर से पाँव तक उसको पतला कर दे, और जो एरियाज रह जाएं उसकी लाइपोसक्शन कर दी जाए। तो ये जो इंजेक्शंस हैं ये उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत कोशिश की और उससे ठीक नहीं हुआ, फिर इंजेक्शन से फ़र्क पड़ गया। अब इसका प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इंजेक्शन छोड़ देंगे तो दोबारा वो वापस वेट आ सकता है, अगर आपका लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना, आपकी मोटिलिटी, आपकी मोबिलिटी वो ठीक नहीं होगी। तो इसलिए ये चीज़ तो आपने वाजे कर दी ये किन लोगों के लिए हैं और किन लोगों के लिए इफेक्टिव हैं, क्योंकि आपको बाद में भी अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है। डॉक्टर साहिबा, हर सैलून पे ये लग रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने कहा ये तो ओबेसिटी मेंटेन करना, लाइपोसक्शन करना एक डॉक्टर के बस का काम नहीं, तो ये ब्यूटिशियन कैसे कर लेती हैं?
देखें, उनको करना नहीं चाहिए। दे आर नॉट ट्रेंड, उनके पास ना नॉलेज है, ना इल्म है, ना वो डॉक्टर हैं। और ख़ास तौर पे इवन के हर डॉक्टर भी जो इस दवाई के उसने नॉलेज नहीं गेन की, उसने इसका स्किल नहीं सीखा, इसको अंडरस्टैंड नहीं किया, ये काम कैसे करती है, वो डॉक्टर भी बिला वजह एडवाइस नहीं कर सकते। मतलब हमारे सेंटर में जब ये दवाइयाँ 4-5 साल पहले मार्केट में आना शुरू हुई थी पूरी दुनिया में, तो क्योंकि मैं शुरू से पिछले 20 साल से अपने जो हमारे लाइपोसक्शन के पेशेंट्स होते थे उनको अपनी न्यूट्रिशनिस्ट की टीम के साथ डाइट, एक्सरसाइज और कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स वगैरह जो सेफ होते हैं वो यूज़ कराती थी। तो अल्टीमेटली जब ये दवाइयाँ मार्केट में यूएस में और यूरोप वगैरह में लॉन्च होना शुरू हुई तो मेरा इनमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैं इनके बारे में सीखना चाहती थी। इसलिए फिर मैंने यूके से एक सर्टिफिकेशन की जो स्पेशली इन मेडिसिन के ऊपर ओबेसिटी और वेट मैनेजमेंट के लिए थी, और मैंने इसको सीख के इसके ऊपर पूरी अपनी ट्रेनिंग करके और फिर मैंने अपने पेशेंट्स के ऊपर इसको करना शुरू किया। तो ये हर बंदा नहीं कर सकता, और जब तक आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करते, उसके इफेक्ट्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, डोज को कैसे बढ़ानी है, आपने किसको देना है किसको नहीं देना, देखिए इसके क्राइटेरियाज हैं। हर बंदे को आपने जिसको चलते फिरते देख रहे हैं उसको फार्मेसी से पकड़ के ले नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हम तो यूज़ कर रहे हैं, हमने डायरेक्टली 1 मिलीग्राम लगाना शुरू कर दी, जबकि ऐसा नहीं होता। आपने स्मॉल डोज से बिल्ड करना होता है, हर हफ्ते थोड़ी थोड़ी डोज लगती है, आप वो सेम डोज लगाते जाते हैं। जब आप उस पर स्टेबल होते हैं और अगर आपको लगता है कि उसके कुछ हमने समझ लें क्राइटेरिया होते हैं, आपकी भूख कम हुई है या नहीं हुई, आपका खाना कम हुआ है या नहीं हुआ, अगर आपको भूख उसी तरह लग रही है तो हमें डोज बढ़ानी होती है। अगर आप भूख कंट्रोल है और आपको कोई नोजिया या वॉमिटिंग साथ हो रही है तो हमें उसको भी मॉनिटर करना पड़ता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लोग अब इनसे डरते भी हैं। और जो डरने की रीज़न है ना कि जो आजकल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की यानी मैदा ब्लॉक हो गया तो सर्जरी करनी पड़ गई, या खुदा न खास्ता जो ब्लाइंडनेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इसीलिए मोस्टली पूरी दुनिया में इसलिए हैं कि या तो काउंटरफीट या समझ लें फार्मेसीज़ ने खुद मैन्युफैक्चर करके दवाई दी हुई है, या जो है वो उसको प्रॉपर्ली किसी के अंडर सुपरविजन यूज़ नहीं कर रहे। तो आप देखें कि ये कितना सेंसिटिव मरहला है और हम एक दूसरे से सुनकर जो है वो सब चीज़ें करने लग जाते हैं। डॉक्टर साहब, कौन लोग ये इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं? देखिए 2-3 चीज़ें। नंबर 1 तो ये कि जिनको मैदे में शुगर के वो मरीज़ जिनको मैदा पहले ही उनका काम नहीं कर रहा, उनकी प्रोपल्शन नहीं, यानी आगे जो मैदा है उसको धकेलता है खुराक को, आपके जहाँ से आपने मुंह से ली तो आपके इसोफेगस ने धकेला, मैदे में चली गई, मैदे ने हजम करके इसको आगे को धकेल दिया। शुगर के मरीज़ों में काफ़ी दफ़ा ये मैदे में जो धकेलने की सलाहियत कम हो जाती है। अब ये दवाई उसको और मज़ीद कम करती है। और जितनी भी आप रिपोर्ट्स पढ़ें इस बारे में कि ये किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, वो हुआ जिनको के पहले ही प्रॉब्लम थी, अब वो उनको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, यानी इंटेस्टाइन्स में खुराक फंस गई और जिसकी वजह से वो उनको सर्जरी तक जाना पड़ा। ठीक है, अब तो एक तो वो चीज़ें हैं। इसके अलावा एक पूरी लिस्ट है कि जिसमें आपने देखना है कि ये बीमारियां तो उसको नहीं हैं, राइट। थोड़ी जिक्र कर दें जो मेजर हैं, जो उसको बिल्कुल नहीं मेजर देखें। एक तो थायराइड का कुछ लोग कहते हैं, आपने थायराइड का भी अब आ गया। थायराइड में जिनकी फैमिली में मेडलरी थायराइड कैंसर हो या उस पेशेंट को खुद मेडलरी थायराइड कैंसर रह चुका हो, उसके लिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अभी वैसे इस पे रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं कि शायद ये उसको एग्रवेट नहीं करता या इसकी वजह से नहीं हो सकता, लेकिन जो जानवरों में समझ लें रैट्स पे जो स्टडीज़ हुई हुई हैं उसमें ये उन रैट्स में देखा गया था कि ये उनको दिया जाता है तो उनमें MTC करता है, यानी मेडलरी थायराइड कार्सिनोमा कर सकता है, इसलिए उन पेशेंट्स में ये यूज नहीं कराना चाहिए। थायराइड के पेशेंट ना लगे। हाँ। यानी वो और थायराइड का हाँ, और अगर थायराइड का कैंसर हो किसी फैमिली में भी हो ना तो फिर मैं उन्हें कहूँगा वो ना लगवाएं। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये सबसे आसान और सबसे मुश्किल है, अपने आप को रिस्ट्रेन करें कोई शॉर्टकट से कि जी मैंने मुंह पे कंट्रोल नहीं करना, खाना नहीं छोड़ना, बस मुझे किसी तरह, जैसा लाइपोसक्शन के पेशेंट आते हैं कहते हैं जी मुझे यहाँ से निकाले जाएं मैं ऊपर से खाता जाऊँगा। ऐसे नहीं होता कि आपने एक टूटी को खोल दिया और ऊपर से आप खाते जाएं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको सचमुच भूख ज़्यादा लगती है ये बताएं जाके। अक्सर लोग पता है कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो खाता पीते कुछ नहीं, मुझे तो हवा भी लगती है, मैं पानी भी मुझे इस तरह लगता है, इस तरह मुझे घी लगता है। ऐसे नहीं होता। कैलोरीज अगर आप नहीं ले रहे तो ये हो ही नहीं सकता कि आप मोटे हों, और अगर फिर भी मोटे हो रहे हैं तो फिर हमारे हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात मैं एक आपको कहना भूल गया कि जब भी आप वेट मैनेजमेंट की शुरू करते हैं ना चीज़, इवन लाइपोसक्शन से पहले भी हम देखते हैं कि क्या इसका जो जिस्म का स्टाइल है क्या वो ऐसा तो नहीं जिससे हमें शक पड़े कि इनको कहीं स्टीरॉयड की
इंक्रीज हो गया हुआ, जिसे कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं, बहुत सारे लोग उस वक्त मिस हो जाते हैं। कुछ लोग हैं जिनको थायराइड का मसला होता है, जब थायराइड आपका कम काम करता है तो आपका मोटापा बढ़ जाता है। बेतहाशा दफ़ा लोग आते हैं कि लाइपोसक्शन कर दें, पता चलता है इसको तो हाइपोथायराइडिज्म था। तो मेडिकल स्पेशलिस्ट जो हैं, अच्छे डॉक्टर, चाहे वो मेडिकल स्पेशलिस्ट हों, चाहे सर्जन हो, चाहे प्लास्टिक सर्जन हो, चाहे हम इंटरनल मेडिसिन वाले हों, डर्मेटोलॉजी, पेशेंट को एज अ होल देखना बहुत जरूरी है कि इसको कोई मसला तो लैब्स होनी चाहिए। पहले हाँ लैब्स होनी चाहिए, देखना चाहिए कि मोटापे की कोई मेडिकल वजह तो नहीं है। अगर किसी को थायराइड कम काम कर रहा है तो आपको ओज़ेम्पिक की ऐसी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ थायरॉक्सिन लेनी है और आपका वजन कम हो जाएगा, उससे और बहुत सारे मसले ठीक हो जाएंगे। बहुत दफ़ा ये होता है कि लोगों को ले रहे हैं एस्थमा के लिए स्टीरॉयड, इनहेलर स्टीरॉयड ले रहे हैं, ये खाने वाले ले रहे हैं, उससे वजन बढ़ गया है। अब वो बजाय इसके को उसको एड्रेस करें, उसके लिए बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जो कि स्टीरॉयड से के अलावा पेशेंट ठीक हो सकता है। तो बजाय उसको करने के लोग कहते हैं जी वो तो उसी तरह चलता रहे, लेकिन मैं साथ ये वाले इंजेक्शन लेने शुरू कर दूँ। अब देखें, अच्छी चीज़ें हमेशा बतानी चाहिए। अब हमारे पास इन इंजेक्शन से मिलते जुलते बहुत सारे इंजेक्शन विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर और सो पाकिस्तान में आ जाएंगे। अभी भी जो एक कंपनी बनाती थी और उसका इंजेक्शन फर्क में 20-22-25 हज़ार रुपये का था, अब पाकिस्तान में ये इंजेक्शन भी बनने लग गए हैं। अच्छी बात यह है कि इन इंजेक्शंस का पाकिस्तानी जो मैन्युफैक्चर्ड हैं वो भी आने लग गए हैं, उसका हमें पता चलेगा उनकी एफिकेसी कितनी है, क्या इससे मिलती जुलती है। तो ये तो बड़ी अच्छी बातें हैं। तो जूं ज्यादा ये दवाइयां आएंगी, मुझे खतरा है कि उस वक्त ज्यादा लोगों की आसान हो जाती है ना, हर कोई इस्तेमाल करने लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चियों के लिए, क्योंकि शादी से पहले लड़कियों को बड़ा शौक होता है हम दुबली पतली, उनके लिए सेफ है? देखें, सेफ बिल्कुल है अगर सही पेशेंट में लगाया जाए। डॉक्टर आमना के पास बेतहाशा ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि उनका ख्याल होता है कि मुझे 6 महीने या 4 महीने शादी में रह गए तो मैं शायद बहुत ज़्यादा लूज़ कर लूँगा। और ऑनेस्ट बताऊँ, वो लोग लूज़ कर लेते हैं जिनका थोड़ा सा हम साइकोलॉजिकली भी उनको ट्रीट करते हैं कि आप कर सकती हैं। लोग अक्सर ना अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुके होते हैं। काफ़ी दफ़ा हमें उनको थोड़ी सी लाइपोसक्शन करके उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ता है कि पेट का निचला हिस्सा बस अगर आप ठीक कर दें बाकी मैं सब कुछ कर लूँगी। तो डॉक्टर आमना भी आपको बताएंगे कि जब रूटीन में कैसे हम उन पेशेंट्स को स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। चलिए जी, ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर हम जब वापस आएंगे तो बात करेंगे। मुख्तलिफ बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ लोगों की बाजू मोटी होती हैं, कुछ लोगों का पेट का लोअर पार्ट, तो ये किस तरह से फिर इसको वेट मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है। ब्रेक के बाद आते हैं तो डॉक्टर आमना से पूछेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। डॉक्टर आमिना की तरफ हम जा रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि कुछ लोग होते हैं ना, सिर्फ उनका बेली फैट होता है बाजुओं पे या लेग्स काफ़ी हैवी होती हैं, सो वहाँ पर वेट मैनेजमेंट मेरे ख्याल से फिर इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर का रोल बड़ा अहम होता है। देखें, यस, डॉक्टर का रोल इसलिए होता है कि अगर तो किसी की समझ लें डिस्प्रपोर्शनेट है सर्टेन एरियाज, तो आप बिल्कुल पतले हैं और सिर्फ बाजू हैं, तो उसमें आपने वेट मैनेजमेंट उस तरह नहीं करनी क्योंकि वो आपका रेजिस्टेंट फैट है। उसके लिए फिर सर्जिकल या नॉन सर्जिकल जो स्पेसिफिक फैट लॉस वाले प्रोसीजर्स हैं उनका रोल आ जाता है कि आपने अगर बाजू सिर्फ हैं किसी के तो हम लाइपोसक्शन कर सकते हैं, हम क्रायोलाइपोलिसिस कर सकते हैं जो कि फैट फ्रीज होता है। कुछ इंजेक्शंस आते हैं जो कि फैट को लोकली मेल्ट करते हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ मशीन्स हैं जो ठंडा करने के बजाय हीट करती हैं, स्कल्पचर हो गया, BTL वैंक्विश वगैरह, इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि फ़ैट को वहाँ से मेल्ट करती हैं। तो अगर तो सर से पाँव तक कोई बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है और सिर्फ स्पेसिफिक एरिया से वेट लूज़ करना चाहता है, फिर कोई ना कोई प्रोसीजर ज़रूरी है। हाँ, अगर किसी का ओवरऑल वेट है लेकिन बाजू अलग से बहुत ज़्यादा हैं या थाइज अलग से बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर उनको हम 2 चीज़ें रेकमेंड करते हैं। या तो हम वेट लॉस जर्नी शुरू कर लें कि वो हेड टू टो थोड़ी सी फिटनेस में आ जाएँ, और उसके साथ हम उस एरिया की जो रह जाए, समझ लें बाजू थे वो फिर भी रह गए, नहीं गए, तो लाइपोसक्शन हो सकती है, थाइस की लाइपोसक्शन हो सकती है, या नॉन सर्जिकली उसको टारगेट कर सकते हैं। या हम पहले जंप स्टार्ट प्रोसीजर कर दें या जंप स्टार्ट लाइपो जिसको हम बोलते हैं कि एक एरिया फ़र्ज़ करें बहुत ज़्यादा है, हम उसको पहले पेशेंट को मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बूस्ट देने के लिए, उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए वो लाइपो कर दें या नॉन सर्जिकली उसको टारगेट कर दें, और उसके बाद फिर वो अपनी वेट मैनेजमेंट की जर्नी पे जो है उसको चला देते हैं। कम तसल्ली हो जाए। डॉक्टर साहिबा, वो लोग जो कि शादी से पहले वेट रिड्यूस करना चाहते हैं और आपको कहें जी हमें ये वाले इंजेक्शन लगा दें, उनको कितनी देर पहले आना है? देखिए, यूजुअली जो है ना, अगर आप मुझसे पूछें कि जो हमारे पेशेंट्स में एवरेज वेट लॉस कितना होता है, तो मैं सेफली कहूँगी, एक तो मैं बहुत क्रैश
वेट लॉस में बिलीव नहीं करती, क्योंकि बॉडी बहुत सारे डैमेज से गुजरती है। अगर आप क्रैश, मसल लॉस होता है, प्रोटीन्स आपके ज़ाहिर है बॉडी पे, ऑर्गन्स पे इफेक्ट होते हैं। तो मैं यूजुअली जो हम वेट लॉस कराते हैं वो 5 किलोग्राम्स अ मंथ है ऑन एन एवरेज। तो अगर आप 3 महीने में, 4 महीने में मेरे पेशेंट्स एवरेज समझ लें 15-20 kg आराम से कम कर लेते हैं। इसमें उनकी अपनी हिम्मत है, हम साथ में डाइट बताते हैं, एक्सरसाइज रूटीन बताते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं। हमने एवरी वीक उनको मॉनिटर करना है, उनके इंचेस भी, उनका वज़न भी, उनका खाना पीना, उनकी क्रेविंग्स। और साथ फ़र्ज़ करें अगर वो खुद से डाइट को कंट्रोल नहीं कर पाते तो वहाँ पे इन इंजेक्शंस का बहुत मेजर रोल है। चलिए फिर इफेक्टिव हैं। डॉक्टर साहब, जब आप एकदम से वेट रिड्यूस करते हैं ना तो स्किन पर उसके असरात बड़े रूनुमा होने लग जाते हैं, फिर उसके लिए क्या करते हैं? मेरे ख्याल से यहाँ पर होता है कि आपके डॉक्टर का रोल बड़ा ज़बरदस्त होता है। देखें, अक्सर लोग, अगर मैंने सुना है कि वो पता क्यों कहते हैं कि मैंने कहा वेट दोबारा क्यों गेन कर लिया आपने, कि जी मुझे सारी दुनिया कहने लगी तुम बीमार लग रही हो, तुम्हारी सारी जल्दी जी। उसमें एक लफ्ज़ यूज़ होता है, अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन ये अब इतना ज़्यादा उसमें आ गया प्रेस में कि अब मुझे कहना ज़रूरत पड़ गई है, उसे कहते हैं ओलंपिक फेस। अच्छा। अब ये बहुत ज़्यादा वेस्टर्न प्रेस में कि जिन लोगों ने इंजेक्शन लगाए होते हैं उनकी जल्द इतनी ढलक जाती है कि वो बंदा बीमार लगने लग जाते हैं, दूर से पता चलता है कि इसको, और उसका नाम ही उन्होंने ओलंपिक फेस रख दिया। अच्छा। अब वो जो है वो बेसिकली अगर आप किसी भी तरह से वेट लॉस इतनी जल्दी करेंगे कि 3 महीने में आपका 20 किलोग्राम या 15 किलोग्राम कम हो गया, जो कि हो सकता है इन इंजेक्शन से अलॉन्ग विद द डाइट एंड एक्सरसाइज। लेकिन लोग इसको ना जादू समझ के लगा रहे हैं, और जब वो जादू नहीं होता तो फिर वो इंजेक्शन को भी गालियां देते हैं, डॉक्टर को भी बुरा भला कहते हैं और अपने आप को बुरा भला कहते हैं। और उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप इंजेक्शन को एज वन टूल समझें वेट लॉस की जर्नी में। बिल्कुल। जो बाकी इंटेग्रल पार्ट्स हैं वो आपकी डाइट है। बिल्कुल। अगर आप अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं ना करते, दुनिया की कोई चीज आपको ठीक नहीं कर सकती। अगर आप कैलोरी कंट्रोल सीख लें, सिर्फ कैलोरी कंट्रोल सीख लें कि ये जो मैं खा रही हूँ, अगर मैंने फर्ज करें 200 या 300 कैलोरी छोटे से केक के टुकड़े में है और उसी 300 में मैं पूरा खाना पाकिस्तानी खा सकती हूँ कोई, तो आप उस पर अगर ध्यान दें तो आपका पेट भी भरेगा। और उसके आप खीरे खा सकते हैं, पाकिस्तान में तो इतनी ज़बरदस्त चीज़ें और इतनी सस्ती मौजूद हैं, आप फल खा सकते हैं, पेट भरें आप उन चीज़ों से जिनमें कैलोरीज नहीं हैं। उसके बाद जब आप इंजेक्शन लगाते हैं, अब रह गया कि अगर फिर भी आपका चेहरा बहुत ज़्यादा बुरा दिखाई देता है तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे फैट नहीं गया होता वहाँ से फैट को निकाल लेते हैं। इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंट फैट। ये आपके लिए तो बुरा है, हमारे लिए ये गोल्डन चीज़ है। हम वो वाला फैट निकाल के जिस पे किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा, हम वहाँ डाल देते हैं जहाँ से फैट आपका लूज हो गया है। या हम वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हाईफू कर सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं, फिलर लगा सकते हैं। यानी फिर ये आपके डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका ये वाला मसला भी हल कर देंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। अब होता ही है कि जब भी आप कोई डाइट करना शुरू करें, कुछ भी करें, तो फिर घर में बड़े सारे कहने लग जाते हैं हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, स्किन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। डॉक्टर साहब, इससे हार्मोन तो नहीं इम्बैलेंस होते? नहीं, एक्चुअली हार्मोन तो इससे बेहतर हो जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज इन खवातीन को होती है, तो जब आपके इंसुलिन लेवल नॉर्मल होता है तो आपके हार्मोन बेहतर हो जाते हैं। आप साइड इफेक्ट का पूछ रही थी, सबसे ज़्यादा कॉमन होता है कि नोजिया, वॉमिटिंग, दिल मतलाना, डायरिया। लेकिन ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जिसको हम डोज को कैलकुलेट करके, डोज को ठीक करके, कुछ उनको और तरीके, कुछ और दवाइयों के साथ उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और हार्मोन जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। यानी इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। बट मैं फिर अगेन ये कहना चाहूँगी कि आपके पास डॉक्टर लाजमी होना चाहिए। मेरे पास 20 सेकंड है, इसमें समराइज कर दे किस तरह से ये अगर लगवाने हैं तो किस तरह से लोगों को मोहतात होकर लगवाने। डॉक्टर साहब, देखिए, डॉक्टर के पास जाएं, अपने ब्लड टेस्ट कराएं, मेक श्योर करें कि उनको कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से ओबेसिटी हो रही है। दूसरा, आपने जो है हमेशा याद रखना है कि इट इज़ वन टूल। जैसे डॉक्टर अजीम ने कहा, आपने डाइट आपको करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज साथ करनी पड़ेगी। ये आपके खाने की जो टेंडेंसी है ना, जो फूड नॉइज़ है कि आप हर वक्त कहते हैं अब हम क्या खा लें, उसको रोकता है और उसको आपको खाने का पोर्शन कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो इसलिए इट इज़ अ गुड टूल। लेकिन अगर आप थोड़ा खाएंगे और आप केक खा लेंगे तो कैलोरीज फिर भी आपके अंदर वही चली जाएंगी। यानी आपको फायदा देगा, लेकिन उसके बाद आपको अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना होगा। और यस, डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज इसके बुरे असरात आप पे आना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच जी, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सो नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।